नमस्कार। मेरा नाम सोनिया है और मैं रॉयल लिपेज प्राइम के साथ एक रियल एस्टेट एजेंट हूँ। मैं आप सबका आशियाना के तीसरे एपिसोड में हार्दिक स्वागत करती हूँ। पिछले एपिसोड्स में हमने बात की कि कनाडा में किन डिफरेंट टाइप्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं और किन लोगों के किन लाइफस्टाइल्स के लिए कैसी प्रॉपर्टीज़ सही हैं। हमने ये भी बात की कि नए घर के और पुराने घरों की क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। इसके अलावा हमने डिस्कस किया कि अधिकतर लोगों को मॉर्गेज की ज़रूरत पड़ती है घर में, कनाडा में घर खरीदने के लिए, और मॉर्गेज को अप्रूव करवाने के लिए अपने क्रेडिट स्कोर को कैसे अच्छा बनाया जा सकता है और उसको कैसे हेल्थी रखा जा सकता है। इसके बाद जो अगला लॉजिकल स्टेप है वो ये बनता है कि रियल एस्टेट खरीदने के लिए एक प्रोफेशनल की हेल्प लेना बहुत ज़रूरी है। जो लोग रियल एस्टेट बेचने में आपकी हेल्प करते हैं वो रियल्टर्स होते हैं। रियल्टर्स यानी रियल एस्टेट एजेंट्स। एक रियल्टर बनने के लिए, एक रियल एस्टेट एजेंट बनने के लिए कनाडा में प्रॉपर प्रोसेस एस्टैब्लिश्ड है, क्योंकि ये एक बहुत ही रेगुलेटेड प्रोफेशन है। जब एक इंसान रियल एस्टेट एजेंट बनना चाहता है तो उनको 4 से 5 डिफरेंट कोर्सेज करने पड़ते हैं और इतने ही एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं। उसके बाद लाइसेंसिंग होती है। तो इन 4 या 5 एग्ज़ाम्स में क्या पढ़ाया जाता है? उनको लॉ के बारे में जानकारी दी जाती है जो कि रियल एस्टेट से रिलेटेड हों। उनको लैंड के बारे में बताया जाता है, उनको मॉर्गेजेस के बारे में बताया जाता है, घरों की कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ाया जाता है, डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में पढ़ाया जाता है, कैसे अपने क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट करना है इसके बारे में सिखाया जाता है। तब जाके एक प्रॉपर लाइसेंसिंग एग्ज़ाम देने के बाद एक इंसान रियल एस्टेट एजेंट बनता है। ना सिर्फ ये, हर साल एक रियल्टर को रीलाइसेंसिंग एजुकेशन लेनी पड़ती है, यानी दोबारा से पढ़ाई करके फिर से एग्ज़ाम देना पड़ता है ताकि उनकी जो नॉलेज है वो अपडेटेड रहे और वो अपने क्लाइंट्स को अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर सके। तो इससे आपको अंदाज़ा तो हो ही गया होगा कि रियल एस्टेट एजेंट का जो काम है वो लाइट नहीं है, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही रेगुलेटेड काम है। क्योंकि जब हम घरों की बात करते हैं तो ना सिर्फ इनके साथ, घर के साथ बहुत सारी यादें, बहुत सारी मेमोरीज़ और इमोशंस जुड़ी होती हैं, बल्कि उसके साथ एक बहुत बड़ी कीमत जुड़ी होती है। लोगों के ज़िंदगी की कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो घर खरीदने में जाता है। तो उस चीज़ को किसी को भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। और जो क्लाइंट्स हैं जिन्होंने घर खरीदना जो बेचना है, उनको तो बिल्कुल भी इस चीज़ को लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उनकी पूरी उम्र की कमाई जो है इसमें जाती है। तो ये तो बात हुई कि एक रियल एस्टेट एजेंट क्यों हायर किया जाए, उनकी क्या क्वालिफ़िकेशन होती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर आपने किसी रियल्टर को हायर करना हो तो उसको कैसे ढूंढा जाए। तो अपने रिश्तेदारों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने कोलीग्स के साथ बात कीजिए, उनके क्या एक्सपीरियंसेस और उनके क्या रेफरेंस हैं। उसके बावजूद किसी पे भी ब्लाइंड फेथ नहीं करनी चाहिए। आपको अपनी ड्यू डिलिजेंस जरूर करनी चाहिए। से फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके किसी रिश्तेदार ने किसी का नाम बताया, कलीग ने किसी का नाम बताया या किसी फ्रेंड ने किसी का नाम बताया, तो आप अपनी तरफ से उन लोगों के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करने की ज़रूर कोशिश कीजिए। तो कैसे पता कर सकते हैं? आजकल के ज़माने में गूगल इज़ देयर, ऑनलाइन लोग सब कुछ काम करते हैं। तो आप उनके बारे में थोड़ा सा रिसर्च कीजिए कि उनका सोशल मीडिया कैसा है, वो अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, या उनके बारे में रिव्यूज़ कैसे हैं, उनके जो पास्ट क्लाइंट्स हैं वो उनके बारे में क्या बात कर रहे हैं। इन सब चीज़ों से आपको एक इंसान के बारे में प्रिमिटिव जानकारी मिल जाएगी।
जब आपने ये सब रिसर्च कर ली, ये भी देखना ज़रूरी हो जाता है कि वो कैसी कंपनी को बिलोंग करते हैं, उस कंपनी का क्या कल्चर है। कनाडा में रियल एस्टेट एजेंट्स अकेले काम नहीं कर सकते, उनको किसी ना किसी ब्रोकरेज के साथ जुड़ना पड़ता है। तो उस ब्रोकरेज की क्या रेपुटेशन है, क्योंकि रेपुटेशन ट्रैवल्स फास्टर दैन द मैन, रेपुटेशन ट्रैवल्स फास्टर दैन द कंपनी। सो रेपुटेशन क्या है, लोग उनके बारे में, उनके पुराने काम के बारे में क्या बातचीत कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, इन सब चीज़ों को ध्यान में देना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप इन लोगों को, जब आपने कुछ लोगों को शॉर्टलिस्ट कर लिया है, उनके साथ मिलिए, उनकी इंटरव्यू कीजिए, उनसे बातचीत करने पर, क्योंकि ऑनलाइन तो लोग बहुत कुछ कहते हैं, बहुत कुछ प्रेजेंट करते हैं, लेकिन जब हम इन पर्सन मिलते हैं तो हम उनके बारे में ज़्यादा अच्छी तरह से बता सकते हैं। तो इन पर्सन इंटरव्यू करके आप ये जानकारी हासिल करने की कोशिश कीजिए कि क्या उनको अपना काम आता है, क्या वो, उनके साथ आपका एज अ ह्यूमन तालमेल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्या वो आपकी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं, उस पर तवज्जो दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि जो बड़ा नाम हो वो बड़ा काम भी करेगा, करते हैं, अधिकतर लोग करते हैं, लेकिन कई बार एक्सेप्शंस होती हैं, और ये भी ज़रूरी नहीं कि जिन्होंने बहुत सारा काम नहीं किया वो अच्छा काम नहीं कर सकते। तो कभी भी हमें कोई भी धारणा बना के नहीं चलना चाहिए, एक ओपन माइंड से किसी भी इंसान की इंटरव्यू करनी चाहिए। जब हम उनसे मिलते हैं हमें कैसा फील हो रहा है, इस पर ध्यान देना चाहिए। ये भी ज़रूरी नहीं कि जो इंसान बहुत अग्रेसिव हो वो एक अच्छा रियल्टर हो, उनके लिए उतना ही ज़रूरी है वो कितने एम्पैथेटिक हैं, कितने गुड लिसनर हैं, अपने काम के कितने माहिर हैं, कितने ऑर्गेनाइज्ड हैं। इन सब चीज़ों पर ध्यान देना भी उतना ही ज़रूरी है। तो इसके बाद बातचीत चलती है कि आप क्या घर बेचना चाह रहे हैं कि घर खरीदना चाह रहे हैं। से फॉर एग्ज़ाम्पल आपने घर बेचना है, तो जिन रियल एस्टेट एजेंट के साथ आप अपना घर बेचने के लिए लगाते हैं उसको लिस्टिंग एजेंट कहा जाता है। तो लिस्टिंग एजेंट जो है आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट एक लीगल डॉक्यूमेंट है। तो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि जो वो आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो सीधा एजेंट के साथ नहीं, बल्कि उसकी कंपनी, उसकी ब्रोकरेज के साथ कर रहे हैं। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी ने मेरे साथ अपना घर लिस्ट किया है या बेचने के लिए लगाया है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ मेरे साथ नहीं बल्कि मेरी कंपनी रॉयल लिपेज प्राइम रियल एस्टेट के साथ होता है। तो कंपनी की लायबिलिटी बनती है। एट द सेम टाइम आपको ये भी ध्यान देना है कि हर कॉन्ट्रैक्ट की एक ड्यूरेशन होती है। मिनिमम लिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 60 दिनों के लिए होते हैं, 60 डेज़ के लिए। तो जब हम 60 डेज़ का कॉन्ट्रैक्ट किसी के साथ करते हैं तो उन 60 दिनों के लिए वो रियल एस्टेट एजेंट की ये ड्यूटी बनती है कि वो अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करें कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो सही दामों पर जल्दी से जल्दी बिके। तो ये कैसे तय करें कि जो आपने लिस्टिंग एजेंट चूज़ किया है वो कैसा होना चाहिए, उनकी क्या ड्यूटीज़ बनती हैं आपकी तरफ। एक अच्छा लिस्टिंग एजेंट जब आपके पास पहली बार मिलने आएंगे वो सबसे पहले अपनी पूरी तैयारी करके आएंगे, वो समय पे आएंगे, और जब वो आएंगे तो आपकी प्रॉपर्टी के बारे में रिसर्च करके आएंगे। फिर आकर वो आपको आपकी प्रॉपर्टी के बारे में कुछ सलाह देंगे, आपकी प्रॉपर्टी का निरीक्षण करेंगे, आपको बताएंगे कि कैसी इम्प्रूवमेंट्स करके आप अपने घर के लिए अच्छी कीमत हासिल कर सकते हैं, और इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में भी आपकी हेल्प करेंगे। अगर वो सिर्फ ऐसे एजेंट हैं जो सिर्फ आपकी बात में हाँ मिला रहे हैं और जो आप कह रहे हैं वो सब कुछ हाँ करके मान रहे हैं, वो एक खतरे की घंटी होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप ही को सब कुछ मालूम है तो फिर आपको प्रोफेशनल की क्या ज़रूरत है ना। तो एक बार सोचने की बात है। इसके अलावा वो आपका हक बनता है ये जानने का कि आप उनसे पूछें कि मेरे एरिया में जो मेरे घर जैसे दूसरे घर हैं वो कैसे बिके, कितनी देर में बिके। डेज ऑन मार्केट एक टर्म यूज़ की जाती है कि कितने दिन के लिए घर जो है मार्केट में था। इस टाइम जब ये डिस्कशन हो रही होती है तब ये भी जानना ज़रूरी है कि
किस प्राइस पॉइंट पे आपका घर लगाना चाहिए। आपको कोई नहीं बताएगा कि कितने पैसों पे आप बताना वैसे चाहिए नहीं, क्योंकि कोई भी इंसान ये नहीं बता सकता कि आपके घर की आपको कितनी कीमत मिलेगी। वो ये आपसे बता सकते हैं कि दूसरे घरों के कंपैरेटिवली आपके घर की मार्केट वैल्यू क्या है। तो जब हम एक रियल एस्टेट एजेंट को हायर करते हैं तो ये उनकी एक ड्यूटी बनती है कि वो आपके लिए एक कंपैरेटिव मार्केट वैल्यू एनालिसिस करके दे आपकी प्रॉपर्टी के लिए। एट द सेम टाइम आप ये भी उनसे पूछिए कि उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या होगी, आपके घर को बेचने के लिए वो कैसे मेहनत करेंगे, क्या वो ऑर्गेनाइज्ड हैं, क्या उनको मालूम है कि उन्होंने कब क्या कैसे करना है, आपको उन्होंने पूरे स्टेप्स बताए हैं घर सेल करने के बारे में, उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आपको अच्छे से समझाया है जो आपके उनके साथ साइन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सो उस कॉन्ट्रैक्ट में जितनी भी टर्म्स हैं उनके क्या मीनिंग है और आपके ऊपर उस हर एक टर्म का क्या असर पड़ता है, ये जानना आपका एक हक बनता है। तो उस एजेंट ने क्या आपके साथ बैठ के इतना टाइम स्पेंड किया कि आपको उस कॉन्ट्रैक्ट के सभी टर्म्स एंड कंडीशंस को अच्छे से समझा सकें। इसके बाद ये भी देखना ज़रूरी है कि जब उन्होंने एक बार घर आपका लिस्ट कर दिया है, MLS पे लगा दिया है, तो उसके बाद की उनकी क्या प्लानिंग है। क्या वो लिस्ट करके सिर्फ वेट करेंगे कि हाँ अब बायर्स मुझे कांटेक्ट करें, कि क्या वो वाकई प्रोएक्टिवली आपकी प्रॉपर्टी को मार्केट करेंगे और कितनी दूर तक कैसा एक्सपोजर देंगे। ये सब जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है और इन सब चीज़ों के बेसिस पर आपको डिसाइड करना चाहिए कि आप किसको हायर करें। इसके बाद बातचीत आती है कि घर बेचने के टाइम पे हमें रियल एस्टेट एजेंट को कैसे घर खरीदने के टाइम पे रियल एस्टेट एजेंट को कैसे चूज़ करना चाहिए। सबसे पहली बात कि जो बायर्स हैं वो रियल एस्टेट एजेंट को दे डोंट पे दैम, उनके लिए रियल एस्टेट एजेंट की सर्विसेज फ्री हैं। तो एज अ बायर आपके लिए ये बहुत लाभकारी है कि आप एक प्रोफेशनल को, एक रियल्टर को हायर करें। कई बार हम सोचते हैं कि हम जिसने घर लगाया लिस्टिंग एजेंट, उन्हीं को कॉल करके उन्हीं के साथ कुछ ना कुछ सांठ गांठ करके और घर खरीद सकते हैं, मे बी हम कुछ पैसे सेव कर लें। ये इसके अपने फ़ायदे नुकसान हो सकते हैं, लेकिन वो हम बाद में फिर कभी चेक करेंगे। लेकिन आज हम ये बात करते हैं कि जब हम एक एज अ बायर किसी को हायर करते हैं तो क्या चीज़ें देखनी चाहिए। हमें रियल एस्टेट एजेंट के साथ बैठ के ये ध्यान देना चाहिए कि क्या वो हमारी सभी रिक्वायरमेंट्स को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, क्या वो अच्छी तरह से लिसन कर रहे हैं कि हमारे घर के लिए हमारी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और उसके आगे के क्या क्वेश्चंस वो देख रहे हैं। जब हम हमारे साथ काम करने के लिए उन्होंने कैसा प्रोटोकॉल सेट किया है, क्या कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी होगी, हम एक दूसरे के साथ कब और कितनी कैसे बात करेंगे, क्या आपके क्वेश्चंस के लिए वो हमेशा अवेलेबल रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्या आपको सही गाइड करेंगे कि नहीं करेंगे। एज अ बायर से फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कुछ एरियाज़ पसंद आते हैं या कोई प्रॉपर्टीज़ पसंद आती हैं, तो क्या वो आपके लिए हर एक प्रॉपर्टी के बारे में अपना एनालाइज्ड प्रोफेशनल ओपिनियन देंगे कि नहीं देंगे। क्या वो आपके लिए ढूंढेंगे कि जिस एरिया में अपना घर खरीदने की या बनाने की कोशिश कर रहे हैं उस एरिया की जो डेवलपमेंट प्लानिंग क्या है, क्या वहाँ पर कोई मीट प्लांट तो नहीं लगने वाला, या फॉर एग्जांपल कोई ऐसी डेवलपमेंट तो नहीं होने वाली जिससे आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो जाए। एट द सेम टाइम जब बिडिंग वॉर्स की सिचुएशन होती है, जो कि आजकल बहुत ही प्रेवलेंट है, आजकल बायर्स ज़्यादा है, सेलर्स कम है, मतलब इन्वेंट्री कम है, घर कम है मार्केट में, तो एक बायर्स एजेंट का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने क्लाइंट्स को बताएं कि जब हम एक प्रॉपर्टी को ख़रीदने के लिए ऑफ़र डाल रहे हैं तो जितने की ऑफ़र डाल रहे हैं तो कितनी जायज़ है और कितने प्राइस पॉइंट पे अगर आप प्रॉपर्टी ख़रीदेंगे तो आपको 4-5 साल बाद बेचने पर पैसा बनेगा या नहीं बनेगा।
ये सब जानकारी देना आपके बायर्स एजेंट का फ़र्ज़ बनता है। उसके बाद में आप कितने की वो प्रॉपर्टी खरीदते हैं, कितना पैसा ऑफ़र करना चाहते हैं, ये आपके डिस्क्रेशन पर है। लेकिन एक एजेंट का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो आपको इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी दे। एट द सेम टाइम कई बार हम सोचते हैं कि हम प्राइवेट सेल कर लेंगे, प्राइवेटली घर खरीद लेंगे। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एज ए रियल्टर हम लोगों को बहुत सारी जानकारी की एक्सेस होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम घर की पूरी हिस्ट्री निकाल कर देखते हैं कि ये घर कब बना था, किन किन लोगों ने इसको बेचा खरीदा, कितने पैसों में बेचा खरीदा, और जब भी इन ट्रांजैक्शंस को कंडक्ट किया गया तो कैसी इम्प्रूवमेंट्स या कैसे कैसी एनहेंसमेंट्स प्रॉपर्टी में की गई, और जब वो प्रॉपर्टी में एनहेंसमेंट्स की गई वो क्या एज पर परमिट की गई या फिर सिर्फ प्राइवेटली कुछ भी बना दिया गया, क्या उन जो एनहेंसमेंट्स का असर एज अ बायर आपके ऊपर क्या हो सकता है, आपको कुछ पेनल्टी तो नहीं पड़ सकती, क्या उस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई ईजमेंट है, क्या उस पर कोई लियन है। ये सब चीज़ें, ये सब जानकारियाँ एज अ नॉर्मल बायर शायद आपकी पहुंच में ना हो, लेकिन एक रियल स्टेट एजेंट आपको फ्री में ये इन्फॉर्मेशन ढूंढ के देगा। तो क्यों ना एक अच्छे एजेंट को हायर करके हम अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ़ैसला जो लेने जा रहे हैं उसमें उनकी मदद हासिल करें। तो व्यूअर्स, मैं सोचती हूँ कि इन सब बातों से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, क्योंकि ना सिर्फ एक लिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट, जबकि जब हम एक ऑफ़र टू परचेज़ डालते हैं, यानी जब हम किसी घर पे ऑफ़र डालते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा लीगल डॉक्यूमेंट होता है। उसकी भी हर एक टर्म्स और कंडीशंस के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, उसकी रेपरकशंस होती हैं। डिपॉजिट चेक जब हम किसी को देते हैं तो किस सूरत में वो डिपॉजिट आपको वापस मिलेगा, किस सूरत में आप उस डिपॉजिट को खो सकते हैं, इन सब चीज़ों की जानकारी होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जब हम नए घर खरीदते हैं हम सोचते हैं कि बिल्डर्स कॉन्ट्रैक्ट है, लॉयर हमें समझा देगा। कोई भी लॉयर आपके साथ जनरली 2.5 घंटे बैठ के आपको उस पूरे कॉन्ट्रैक्ट की प्रोज एंड कॉन्स को समझा नहीं पाते हैं जनरली, अनलेस कि वो एक एक्सेप्शनली डिफरेंट लॉयर हों और हर एक क्लाइंट के साथ 2-2.5 घंटे बैठ के 25 पेज का कॉन्ट्रैक्ट समझाने की हिम्मत रखते हों। तो एक रियल्टर जो कि जिसको आप कुछ पे भी नहीं कर रहे हैं, वो आपको हर कॉन्ट्रैक्ट की, चाहे वो बिल्डर्स कॉन्ट्रैक्ट है, चाहे वो ऑफ़र टू परचेज़ है, उसकी एक एक टर्म कंडीशन को अच्छी तरह से आपको समझाएंगे। जब हम नया घर खरीदने जाते हैं, कई बार हमें पता भी नहीं होता कि कैसे फीचर्स हमारे लिए ज़रूरी हो सकते हैं। कई बार हम नहीं जान पाते कि हाँ कौन सी चेंज का कितना इम्पैक्ट होगा हमारे घर की रीसेल वैल्यू में। तो इन सब चीज़ों की जानकारी आपको एक रियल स्टेट एजेंट दे सकता है। जब हम अपग्रेड्स करवाने जाते हैं बिल्डर के पास, तो एक रियल्टर अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपको एक बहुत ही वैल्यूएबल, बहुत ही प्रेशियस सलाहें दे सकता है कि हाँ, अगर आप अपना पैसा इस अपग्रेड पे लगाएंगे तो आपको क्या फ़ायदा होगा, इस अपग्रेड पे लगाएंगे तो क्या फ़ायदा होगा। रिसेंटली कई प्रॉपर्टीज़ के साथ मैंने देखा है कि उन्होंने कुछ अपग्रेड्स करवाए लेकिन अधूरे करवाए। यानी किसी ने अगर सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल कोई सिर्फ ग्रेट रूम है, उसके कैंटिलीवर एक्सटेंशन में कुछ थोड़े से पैसे देकर उसकी जगह बढ़ सकती थी, तो अगर उन्होंने एक अच्छे रियल्टर को कंसल्ट किया होता, वो ज़रूर बताते कि अगर आप 1-1.5-2 फुट की जगह बढ़वाएंगे तो उसकी कल को जब घर बेचने जाएंगे तो उसकी क्या वैल्यू आपको मिलेगी। तो इन सब चीज़ों को कि आपको लॉन्ग टर्म जो है वो बहुत फ़ायदा हो सकता है एक अच्छे रियल्टर को हायर करके। तो व्यूअर्स, मैं सोचती हूँ कि आपको ज़रूर कुछ बातें सीखने को मिली होंगी कि सेलिंग के टाइम पे और बाइंग के टाइम पे एक रियल स्टेट एजेंट को इन्वॉल्व करना आपके हक की बात है, आपके एडवांटेज की बात है। जब हम प्राइवेट सेल करते हैं किसी भी घर की, तो अधिक से अधिक हम अपने फ्रेंड्स को, अपने कोलीग्स को, अपने रिलेटिव्स को बताएंगे कि हमारा घर सेल है के लिए अवेलेबल है, आप हमारा घर बिकवा दीजिए। लेकिन जब हम एक रियल स्टेट एजेंट को इन्वॉल्व करके MLS पे अपने घर को डालते हैं तो वो प्रॉपर्टी बहुत ही वाइड स्केल पे एक्सपोज होती है। बहुत दूर दूर से जो एलिजिबल बायर्स हैं उनको आपकी प्रॉपर्टी के बारे में पता लगता है और आप
मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपकी प्रॉपर्टी एक फेयर वैल्यू पर बिकती है। लेकिन जब, और दूसरी तरफ जब हम प्राइवेट सेल के लिए जाते हैं, प्राइवेट बाइंग के लिए जाते हैं, तो कितनी सारी चीज़ें जो आपको पता भी नहीं लगे और एक रियल स्टेट एजेंट आपके लिए ढूंढ के ला सकता है और आपको एक वैल्यू प्रोवाइड कर सकता है, ताकि जो आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है जब आप करने जा रहे हैं, उसका डिसीजन आप एक एजुकेटेड डिसीजन लें, ना कि एक गैस वर्क करें और फिर गलत डिसीजन लेकर बाद में पछताएं। तो इसी के साथ आज का प्रोग्राम हम ख़त्म करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी बातचीत से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। इसके साथ ही आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको हमारा शो कैसा लगा और आगे आप क्या देखना पसंद करेंगे। तो व्यूअर्स, अगले एपिसोड में फिर से मिलेंगे आशियाना विद सोनिया शर्मा। तब तक के लिए आप सबका दिन मंगलमय हो। हैव अ वंडरफुल डे। नमस्कार।